हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी क्लासेस जो थी वो कल से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी मेंटेनेंस की वजह से हमारी क्लासेस जो है थोड़ी सी डिले हो गई। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस जो डिले हुई है। तो आज हम जो करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस करने वाले हैं। साइंस का हम पूरा पोर्शन तो एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जो है सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। और पूरे 5 घंटे का वन शॉट आप एक दिन में नहीं देख सकते, या 6 घंटे का वन शॉट आप एक दिन में नहीं देख सकते। तो हम मेन मेन चीज़ें आज पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस समझाएंगे, बेसिक चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो आगे आगे जाके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और आपके क्वेश्चंस वगैरह भी कराएंगे। तो बिना टाइम गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या है? लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन जो है वो है द प्रोसेसेस विच हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी। वो प्रोसेसेस जो हमें मदद करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। कैसे मेंटेन करने के लिए? बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑल टुगेदर। या तो आप कहेंगे कि न्यूट्रिशन अभी कर ली, तो आफ्टरनून में हम डाइजेशन करेंगे, और उसके बाद हम शाम को ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और ये वो रेस्पिरेशन हम कल सुबह कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इंसान जिंदा कैसे रहेगा? तो लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्रोसेसेस जो होते हैं जो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी को। वो जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस साथ में ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं होता है कि अभी न्यूट्रिशन ही कर ली, बाद में ट्रांसपोर्टेशन ही कर ली। वो जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली काम होते हैं, एक साथ काम होते हैं ऑल टुगेदर। एक साथ जुड़ के जब काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स एक सिस्टम बन के, तो वो जब काम करते हैं तो उससे जो होती है हमारी बॉडी जो है मेंटेन रहती है हमारी, ताकि हम सरवाइव कर सकें। तो ये जो है लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो ये हमें मदद करते हैं टू डिस्क्रिमिनेट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट करें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे कि स्टोन को हम डिस्क्रिमिनेट करें ह्यूमन से। स्टोन में रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन इसमें नहीं होती है, न्यूट्रिशन इसमें नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं होती है, एक्सक्रीशन इसमें नहीं होती है। और ये जो होते हैं ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ये इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। तो ये जो प्रोसेसेस है ये हमें डिस्क्रिमिनेट कराते हैं कि कौन जो है वो लिविंग है और कौन जो है वो नॉन लिविंग है।
अब सवाल उठता है कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं? जी हाँ, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिशन भी करते हैं, प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और प्लांट्स एक्सक्रीशन भी करते हैं। एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? ट्रांसपायरेशन से। ये आगे पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, बाकी चीज़ें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वगैरह, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम वगैरह, फ्लोएम वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमें डिस्क्रिमिनेट कराते हैं कि कौन से जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और कौन नॉन लिविंग होते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। अब बात आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये जो होती है ये ह्यूमंस में नहीं होती है, लिविंग थिंग्स में होती है। नॉन लिविंग थिंग्स में डिफ्यूजन नहीं होता है, लिविंग थिंग्स में होता है। लेकिन जो सिंपल एनिमल्स है, जो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो होता है वो डिफ्यूजन होता है। क्योंकि वो जो होते हैं वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, वो वेल डेवलप्ड, उनमें ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उनमें सेल्स मल्टी सेलुलर वाले नहीं होते हैं, उनमें जो होता है सिंगल सेल होता है। वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल होता है। हमारी तरह उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्गन्स में नहीं डिवाइड नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम्स में डिवाइड नहीं होता है। उनका जो होता है सिंगल सेल्ड होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो उनके लिए जो है वो, उनके लिए प्रोसेस कोई नहीं है कि वो रेस्पिरेशन करे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ऐसा नहीं है। वो जो करते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो करते हैं वो डिफ्यूजन की मदद से करते हैं। तो हम लिखेंगे ये भी एक प्रोसेस है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स होती है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जैसे हम एग्जांपल बताए कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो है H2O और यहाँ भी H2O। H2O के मॉलिक्यूल्स जो है बाहर जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अंदर। बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स है H2O के, वो कम है एज कंपेयर टू बाहर। बाहर जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है और अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है। तो डिफ्यूजन होगी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये जो पानी के मॉलिक्यूल जो होंगे वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, बाहर से जो है अंदर की तरफ जाएंगे। तो धीरे धीरे जब ये बाहर से अंदर जाएंगे तो अंदर की जो कंसेंट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बाहर। तो ये जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस, फिर अंदर से जो है बाहर आएंगे मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन कहते हैं।
डिफ्यूजन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इससे जो होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होती है इन सिंपल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें जो होती है डिफ्यूजन ज़रूरी होती है। और जब हम बात करें, यहाँ तो एयर होगी, एयर की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, तो ये जो ज़्यादा वाली जो है वो O2 की जो है वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे O2 की मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये जो है डिफ्यूजन की मदद से बाहर से अंदर जाएगा। तो इसको इतनी दरकार थी, तो ये डिफ्यूजन की मदद से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया। तो कहने का मतलब है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में जो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब बात आती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्यों नहीं होता है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट कर देना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? अच्छा, आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिंगल सेल होता है, जिसमें नो ऑर्गन सिस्टम, नो ऑर्गन्स, नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें जो होता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, मोर सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम इसमें होता है, और डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मल्टी सेलुलर। तो ये जो डिफ्यूजन है ये स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। एक इंसान को जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो इस ऑक्सीजन की ज़रूरत इसको ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इसके लिए एक सिस्टम जो है वो रखा गया है फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग, पूरा फॉर सर्कुलेशन। तो इसमें जो है वो डिफ्यूजन से नहीं होता है क्योंकि ये जो है डिफ्यूजन जो है ये स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है वो इससे नहीं होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये चीज़ें हैं कुछ डिफ्यूजन्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट जो होता है नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास लंग्स जो है, हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू सांस लेते हैं। तो हमारा जो होता है लंग्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो अमीबा में जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट होता है, तो इसलिए जो होती है उसमें डिफ्यूजन होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स रखे गए हैं हर एक चीज़ को करने के लिए, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम रखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम रखा है। ये सारे सिस्टम जो होते हैं वो स्पेसिफिक रखे हैं किसी काम के लिए। ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला सर्कुलेशन का काम करे और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला रेस्पिरेशन का काम करे। और इसमें जो होता है ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसमें मतलब इनगल्फ भी वहीं से होता है और एक्सक्रीट भी वहीं से होता है। इसमें
जो होता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इनगल्फ हम वो फूड को वैसे ही करते हैं, वहीं से करते हैं, और उनका जो एक्सक्रीशन का जो सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीशन की जो जगह होती है वो भी वहीं से होती है जहाँ से वो इनगल्फ करते हैं। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनमें जो होता है वैसी ही चीज़ होती है, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, तो इसलिए उनमें डिफ्यूजन होता है, या इनगल्फ और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए उनको एक ही जगह रखी जाती हैं। तो ये था कुछ चीज़ें थी ये डिफ्यूजन, लाइफ प्रोसेसेस और इसके बारे में। तो एक चीज़ फिर जहन में आती है कि हम किसी चीज़ को कैसे कहें कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, या एक चीज़ को हम कैसे कहें कि ये अलाइव है या डेड है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्राइटेरिया टू डिस्क्रिमिनेट। whether something is alive or not. हैंड राइटिंग पे मत जाना, नोट्स अच्छी तरह से बनाना। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप कर लीजिए, और गारंटी देता हूँ कि बोर्ड्स में आपको अच्छे नंबर्स आएंगे। तो ये जो है पूरे कंसेप्ट्स के साथ आपको कराया गया है, कराया जाएगा भी। और ये क्राइटेरिया जो होता है डिस्क्रिमिनेशन का, क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे कहें कि ये अलाइव है या डेड है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या है। तो इसमें जो होता है क्राइटेरिया डिवाइड करने का ये होता है कि इसमें वेदर लाइफ प्रोसेसेस हैं या नहीं, लाइफ प्रोसेसेस इसमें चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस इसमें चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये बात डिपेंड करती है कि समथिंग अलाइव और नॉट। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बंदा जो है, एक बंदा है, ये जो है अभी जिंदा है और अभी जो है ये मर गया, ये डेड है। अब हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये बंदा अलाइव है और ये बंदा डेड है, और इसको भी नींद है, ये मर गया है, ये स्लीपिंग, ये भी सोया है, ये भी सोया है। अब हम कैसे पता करें कि ये अलाइव है या डेड है? ना ये मूवमेंट कर रहा है, अभी जो सोया है ना ये मूवमेंट कर रहा है, ना ये मूवमेंट कर रहा है, ना ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ना ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ना ये एक्सक्रीशन कर रहा है, ना ये एक्सक्रीशन कर रहा है अभी। तो हम कैसे पता करें कि ये अलाइव है या डेड है? तो इसमें जो है हम देखेंगे, अगर हम इसको न्यूट्रिशन दे तो ये न्यूट्रिशन करेगा, इसको हम न्यूट्रिशन दे, कुछ चीज़ें खाने के लिए दे तो ये न्यूट्रिशन करेगा। यदि ये न्यूट्रिशन करता है तो ये अलाइव है, यदि ये न्यूट्रिशन नहीं करता है तो ये डेड है। या कोई कहता है कि प्लांट जो है, एक प्लांट जो है ये ग्रीन है और ये सूखा हुआ है, ये नॉन ग्रीन है। तो हम इनको डिफरेंशिएट करें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऐसा है कि अगर इसमें लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं तो ये भी लिविंग है, क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं और ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कलर के बेसिस पे या मूवमेंट के बेसिस पे, ना ये मूवमेंट कर रहा है अभी, ना ये मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट या कलर के बेसिस पे हम नहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कोई जिंदा है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, क्राइटेरिया क्या होता है किसी चीज़ का देखने का कि ये अलाइव है या नहीं है।
तो अगर हम इसको न्यूट्रिशन दें, तो अगर ये न्यूट्रिशन करता है, अगर ये स्टिमुलस को देखता है, अगर हम उसको टच करें, रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस को, तो ये अलाइव है। अगर हम इसको जितना मर्जी जोर लगाए, मारे पीटे, कुछ नहीं कर सकता, ये उठ नहीं सकता, क्योंकि ये डेड है। ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, इसका नर्वस सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिनसे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कोई अलाइव है या डेड है। तो पहला जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो है न्यूट्रिशन, दूसरा जो है वो है रेस्पिरेशन, तीसरा जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा जो हमारे सिलेबस में है वो है एक्सक्रीशन। देखो, अगर किसी ने कहा कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी तो प्रोसेस है, आगे वाली जनरेशन नहीं बढ़ेगी। तो ये जो होते हैं, ये चीजें जो है ये नेसेसरी है, नेसेसरी प्रोसेसेस। ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, ये जो लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेशन है वगैरह, सर्कुलेशन तो ट्रांसपोर्टेशन में ही आ जाएगा। ये नेसेसरी प्रोसेसेस है। अगर आपने इन नेसेसरी प्रोसेसेस को नहीं किया तो आप अलाइव नहीं है। ये जो रिप्रोडक्शन है ये एसेसरी है। अगर आप इनको नहीं भी करते हैं तो भी आप जिंदा है, लेकिन ऐसा है कि एसेसरी प्रोसेस है। अगर आप इनको नहीं करोगे तो आगे वाली जो जनरेशन है वो बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा है कि ये एसेसरी प्रोसेस है, ये नेसेसरी प्रोसेस नहीं है। याद रखना, इसको नेसेसरी प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस नहीं करार देना, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। एक नोट करके आप बात लिख लीजिए, reproduction is not a life process। रिप्रोडक्शन है वो लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट इट इज अ accessory process। रिप्रोडक्शन जो होता है वो नेसेसरी प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस नहीं है, लाइफ प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये जो है एसेसरी प्रोसेस है। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी आप जिंदा है, अगर करोगे भी तो भी आप जिंदा है। तो ये थी कुछ चीज़ें, जो क्राइटेरिया जो है किसी चीज़ का जो होता है, क्राइटेरिया होता है, डिस्क्रिमिनेशन का क्राइटेरिया होता है कि ये जो है लिविंग है, नॉन लिविंग है, अलाइव है या डेड है। ये थे कुछ क्राइटेरिया लिविंग और डेड के। तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो न्यूट्रिशन है, दूसरा जो है हमारा रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे, एक ही दिन में ये सारे कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि हम न्यूट्रिशन का मेजर जो है हिस्सा वो पढ़ लेंगे। न्यूट्रिशन का हम आज पढ़ लेंगे, ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो एक दिन में। न्यूट्रिशन का हम पढ़ लेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड, खुराक को लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए। न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है।
ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि टेकिंग अ फूड या इनटेक अ फूड, और हम इसको बाद में रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, टेकिंग इन अ फूड या इनटेक अ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं, इसमें भी हमें एनर्जी लगती है, मूवमेंट करने में भी, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। मूवमेंट करना भी एक रिक्वायरमेंट है। जब तक ना हम मूवमेंट करेंगे तब तक हम जिंदा कैसे रहेंगे, जब तक ना हम काम करेंगे खुद को हम पालेंगे कैसे। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मूवमेंट है, अभी मैं ये जो कर रहा हूँ वो मूवमेंट है, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ ये मूवमेंट है। ये किससे मिला हमें? न्यूट्रिशन से। एनर्जी लगी इसको मूवमेंट करने में, एनर्जी लगी मूवमेंट करने में, एनर्जी लगी इसको। तो ये जो होता है न्यूट्रिशन होता है टेकिंग इन अ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को लेते हैं और फिर उसके बाद कन्वर्ट करते हैं इसको एनर्जी में रेस्पिरेशन के थ्रू, और फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ जो है वो पूरी करते हैं। तो इसमें भी टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं। न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप्स हैं। एक है ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा जो है वो है हेटेरोट्रॉपिक। एक जो है ऑटोट्रॉपिक है और एक जो है हेटेरोट्रॉपिक है। एक जो है वो खुद बनाने वाला है और एक जो है वो जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। एक जो है खुद बनाने वाला है और एक जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुराक जो है खुद तैयार करते हैं और दूसरों को भी फिर देते हैं। साइंस में जो है 3 पोर्शंस हैं। एक तो फिजिक्स है, एक तो केमिस्ट्री है और एक बायोलॉजी है। ये 3 पोर्शन जो है वो क्लास 10th की साइंस में आते हैं आपको। तो बोर्ड एग्जाम की बात करें तो फिजिक्स में जो है 25 मार्क्स हैं। फिजिक्स के जो है 25 मार्क्स आते हैं। बोर्ड्स की बात करें हम अगर, तो इसको डिवाइड किया गया है। फिजिक्स में 25 मार्क्स का पेपर आता है और केमिस्ट्री में भी 25 मार्क्स का आपको आता है, और बायोलॉजी में जो है आपको 30 मार्क्स आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पहले बायोलॉजी का पहला चैप्टर उठाएं, बायोलॉजी के ही पहले चैप्टर से उठाएं, और उसके बाद पहला जब हम ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम फिज़िक्स पे आएंगे और उसके बाद हम केमिस्ट्री पे आएंगे। तो पूरा जब हम इसको करेंगे तो 80 मार्क्स, ये आपके 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल तो अब होता नहीं है, इंटरनल होता है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आपको इंटरनल होता है और 80 मार्क्स को आपकी थ्योरी होती है। थ्योरी हम आपको कराएंगे अच्छे से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बायो में जो है 30 मार्क्स का आपको आता है सिलेबस, तो उसमें जो है
पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, सबसे वेटेज वाला चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस सबसे बड़ा चैप्टर है और वेटेज वाला है। इसमें आपको 6 से 8 मार्क्स आते हैं। तो कोशिश करेंगे हम पहले इसको ख़त्म करने की और उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे आने की। लाइफ प्रोसेसेस जो है आपको 6 to 8 मार्क्स का आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो इम्पॉर्टेंट है यही कि हम बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट्स को जाने, लाइफ प्रोसेसेस के सारे कंसेप्ट्स को जाने, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है और उनसे आगे आगे बढ़े। फिर पहले ये है बेसिक चीज़ें। हम 11th के लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से देखें या 11th के हिसाब से देखें तो लाइफ प्रोसेसेस जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बिना टाइम गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, लाइफ प्रोसेसेस। अब सवाल उठता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है और लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। क्या इंसान जब सो रहा होता है तो इंसान तब भी जिंदा होता है? और हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को कैसे डिफरेंशिएट करें? क्योंकि जब इंसान सोया होता है तो हम कोई हरकत नहीं कर रहे होते हैं और पत्थर को ज़मीन पे रखे तो वो भी कोई हरकत नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम पत्थर को चलाए तो वो चलता है, वो मूवमेंट करता है और हम भी मूवमेंट करते हैं। तो फिर डिफरेंशिएट हम कैसे करें कि कोई चीज़ जो है वो लिविंग थिंग है और कोई नॉन लिविंग थिंग है। और इस डिफरेंशिएशन को, इस डिस्क्रिमिनेट को जो इंसान करता है, इसके लिए हमें लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। जिन चीज़ों में लाइफ प्रोसेसेस हो वो होते हैं लिविंग थिंग्स और जिनमें नहीं हो तो वो नॉन लिविंग थिंग्स आ गए। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर को। क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको एक इंसान जब करता है तो वो सारे जब मिलके एक साथ ऑल टुगेदर जो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, वो ऑर्गन्स जो फंक्शंस करते हैं, तो उनको हम कहते हैं, एक प्रोसेस को हम, जैसे कि न्यूट्रिशन होता है उसको हम एक प्रोसेस बोलेंगे। और वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन या कुछ भी। डाइजेशन तो उतना इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हम इनको नहीं कहेंगे, डाइजेशन को हम लाइफ प्रोसेस नहीं कहेंगे। डाइजेशन के बगैर भी इंसान रह सकता है, कुछ दिन रह सकता है लेकिन रह सकता है। ये लाइफ प्रोसेसेस जो है ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं करोगे, अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करोगे तो आप जिंदा नहीं हो, आप लिविंग थिंग नहीं कहलाए जाओगे। तो लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग के लिए लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, क्योंकि हमारे जेके बोर्ड्स में जो है ज़्यादातर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और बायोलॉजी में तो डेफिनेशंस वगैरह, कंसेप्ट्स वगैरह होते हैं, बस न्यूमेरिकल्स वगैरह तो फिज़िक्स में होते हैं। तो हम डेफिनेशन को पहले पढ़ेंगे। लाइकोट्रोपिक वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which plants make their own food। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो इसमें ऑटोट्रोपिक में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं,
उनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑर्गेनिजम्स having autotrophic mode of nutrition. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये जो होते हैं ये सिंपल रॉ मटेरियल्स होते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट। इनका जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को प्रेपरेशन ऑफ फूड बाय रॉ मटेरियल्स, इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। एक और बार मैं रिपीट करता हूँ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो खुद तैयार करते हैं खुराक, तो उनको जो कहते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद तैयार करते हैं खुराक उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स लगते हैं। क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो जो है एक प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जिस प्रोसेस को प्रेपरेशन ऑफ फूड को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेडीमेड फूड को या दूसरे पर डिपेंड, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होके वो जो है न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। या हम इसको कहेंगे कि ये रेडीमेड फूड लेते हैं, यानी कि बना बनाया फूड जो होता है वो लेते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुराक के लिए। जैसे कि इसमें जो मेन एग्जांपल ऑटोट्रॉप्स में है वो ग्रीन प्लांट्स हैं। इसका जो मेन एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो ग्रीन प्लांट्स है। इसमें जो आ गए वो आ गए ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बाकी चीजें जो आ गई वो इसमें आ गए। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं या दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुराक को लेने के लिए। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जिसमें वो खुद प्रिपेयर करते हैं अपनी खुराक और दूसरों को भी देते हैं। तो ये आ गई दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो है इसमें सब टाइप्स है। ऑटोट्रॉप के भी कुछ
अपने सब टाइप्स है और हेटेरोट्रॉप के भी कुछ अपने सब टाइप्स है। तो जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। आज के लिए अगर आप इतना ही समझ गए तो काफ़ी है। आपको अब क्या करना है कि ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है इनको एक बार फिर से खुद देखना है, इनके देखने हैं कि इनके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, डिफ्यूजन में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आ सकता है सिंपल व्हाट इज़ डिफ्यूजन, दूसरा आ सकता है कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है। तो उनमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं काम को करने के लिए। तो अब आ गए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के सब टाइप्स। अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको जो है बोर्ड्स के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आगे इसके टाइप्स के बता दूंगा कि ये क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन ज़रूरी है कि सिर्फ नाम याद रहे बस। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक जो होता है वो कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है। बस आपको इतना याद करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक ये दो टाइप्स होती है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ये सब टाइप्स है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर आपको सिर्फ टाइप्स ही पता है तो चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि फोटो ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्रेपरेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो होता है प्रेपरेशन ऑफ फूड, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुराक जो है तैयार करते हैं सनलाइट की मदद से और बाकी रॉ मटेरियल्स की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की मदद से। जब ये प्रेपरेशन ऑफ फूड करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स लिखे तो वो आ गया प्लांट्स, इसमें आ गया प्लांट्स, ये आ गया फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये आ गया फोटो ऑटोट्रॉपिक। अब आता है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। कीमो ऑटोट्रॉपिक वो ऑटोट्रॉपिक होता है प्रेपरेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स rather than using सनलाइट। तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बिल्कुल छोटी बातें हैं कि प्रेपरेशन ऑफ फूड जो होता है वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से जो होता है उसको हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसको हम फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और एक को हम कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जो फोटो ऑटोट्रॉपिक परफॉर्म करते हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं
और जो कीमो ऑटोट्रॉपिक करते हैं उनको हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो प्रेपरेशन या फूड करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स से। कीमो मीन्स केमिकल्स, ऑटोट्रॉप हो गया खुद तैयार करना, फोटो मीन्स सनलाइट। कहीं पे भी फोटो नाम आ गया तो फोटोन आ गया तो सनलाइट होता है। फोटोन जो होता है पार्टिकल होता है। कीमो आ गया तो केमिकल्स, केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से जब हम न्यूट्रिशन करते हैं तो उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये है कुछ चीजें कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप की। तो इसमें जो कीमो ऑटोट्रॉप के जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम लिख देंगे। इसमें एक एग्जांपल है ई कोलाई। ई कोलाई जो है वो कीमो ऑटोट्रॉप होता है। अब समझ आ गई कि कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप में क्या फर्क है। ये दोनों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, लेकिन ये जो है सनलाइट की मदद से बनाता है खुराक, और ये जो कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं ये केमिकल से बनाते हैं। ये थे कुछ ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप के एग्जांपल्स। प्लांट आ गया फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप हो गया ई कोलाई। तो ये आ गई चीजें कुछ। अब है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मुझे लगता है कि आज न्यूट्रिशन को खत्म ही कर देते हैं। हेटेरोट्रॉप को हम खत्म ही कर देते हैं आज। चलो आज टाइप्स बता देंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रेडीमेड फूड या दूसरे पर डिपेंडेंट होकर खुराक लेते हैं, तो उसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें भी कुछ सब टाइप्स हैं। इसमें 3 सब टाइप्स हैं। पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक, और होलोजोइक। इसमें भी 3 तरह के जो होते हैं न्यूट्रिशन होते हैं। एक पैरासिटिक है, एक सेप्रोफाइटिक और एक होलोजोइक है। 3 तरह के हैं इसमें भी टाइप्स। तो पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक और होलोजोइक में क्या फर्क है? पैरासाइटिक जो होते हैं वो जिंदा लोगों पर ही बैठते हैं, वो किसी होस्ट पे बैठते हैं और वहां पे जो है अपना खुराक लेते हैं। ये पैरासिटिक जो होते हैं वो जिंदा उस पर दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की पे डिपेंडेंट होते हैं और वहाँ से खुराक रेडीमेड फूड लेते हैं। और सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को लेते हैं, जैसे कि कोई चीज़ जो है वो मर गई तो उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स वो जो बदबू ख़त्म करते हैं उनको कहते हैं हम सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक में लाइस आता है एग्जाम्पल, और सेप्रोफाइटिक में बाकी एग्जाम्पल सब बैक्टीरिया वगैरह है, और होलोजोइक में ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं जो सॉलिड फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक वो होते हैं organisms that live in or
पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। वो पैरासाइट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट जो होता है उसके लिए जो होता है वो लाइस जो है पैरासाइट है। जैसे हमारे बालों में लाइस होती है, हमारे हेड में लाइस होती है। पैरासाइट्स आर harmful for the host। जिस पर वो होते हैं उसके लिए वो जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कोई चीज़ मर गई तो वो जो चीज़ें खाती है वो जो होते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। तो उसकी जो एग्जांपल है फंगी है। जैसे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे फंगी होती है और बैक्टीरिया होते हैं। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो ये जो इनका एक फ़ायदा है, सेप्रोफाइटिक अगर नहीं होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट जो होगा क्लीन नहीं रहेगा, अनक्लीन रहेगा, डर्टी रहेगा हमारा इन्वायरमेंट। अगर सेप्रोफाइटिक जो होते हैं वो नहीं होंगे किसी भी एनवायरनमेंट में तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। दे कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। सेप्रोफाइटिक की एक फ़ायदा है कि वो जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जो है फिर बदबू वगैरह नहीं आती है। तो अब आता है तीसरे टाइप पे, होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन where organisms take solid and liquid food materials। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉलिड और लिक्विड फूड मटेरियल्स को लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है ह्यूमंस। अगर एक एग्जाम्पल भी याद रखोगे, एनिमल्स हैं, बाकी हैं बर्ड्स हैं। ये जो होते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ये जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड और लिक्विड फूड मटेरियल को लिया जाए तो उसको जो है हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आ गए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तीन टाइप्स, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ये ऐसे डायरेक्टली आ सकता है क्वेश्चन कि डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या आ सकता है डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, या आ सकता है व्हाई सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज यूजफुल फॉर अस, व्हाई सेप्रोट्रॉप्स आर यूजफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन दूंगा मैं, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है।
थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि सेप्रोट्रॉप्स यूजफुल है या पैरासाइट्स यूजफुल है। एक्सप्लेन रीजन, बिल्कुल ब्रीफली, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ब्रीफली में आप रीज़न को एक्सप्लेन करें कि सेप्रोट्रॉप्स यूजफुल है या पैरासाइट्स यूजफुल है। इसके साथ रीज़न भी बताना, कमेंट में कर देना कि ये कौन सा है, सेप्रोट्रॉप है, पैरासाइट यूजफुल है। और साथ में ये भी कर देना कि हार्मफुल कौन सा है। जब यूजफुल पता लग जाएगा तो हार्मफुल भी बता देना कौन सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। होलोजोइक में भी कुछ टाइप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी टाइप्स होते हैं, वो आपको पता है लेकिन आपको याद नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। होलोजोइक में 3 तरह के जानवर होते हैं, या जानवर ही रख लो। 3 तरह के टाइप्स होते हैं इसके होलोजोइक के। एक हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हेर्बीवर्स वो होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जैसे काव आ गया, बफेलो आ गया, शीप आ गया, गोट आ गया। हेर्बीवर्स में ये आते हैं, काव, गोट, शीप, बफेलो वगैरह। ये जो है जो घास फूस खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनको हम कहते हैं हेर्बीवर्स। और कार्निवर्स जो होते हैं वो फ्लैश जो खाते हैं, उनको हम कार्निवर्स कहते हैं। जैसे लायन आ गया, टाइगर आ गया। और ओमनिवर्स वो होते हैं जो फ्लैश को भी खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स को भी। इसमें ह्यूमंस आ गए, तो ये जो होते हैं हेर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स, इनमें जो है ये बचपन में पढ़ा है आपने कि हेर्बीवर्स कौन से होते हैं, कार्निवर्स कौन से होते हैं और ओमनिवर्स कौन से होते हैं। यहीं पे जो होता है हमारा न्यूट्रिशन का जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। हमने पहला लाइफ प्रोसेस जो पढ़ा वो न्यूट्रिशन का पढ़ा। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? जब तक ना हम न्यूट्रिशन करेंगे तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। बाकी जो प्रोसेसेस हैं, बाकी जो रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं होगी जब तक ना हम न्यूट्रिशन करेंगे। तो ये हमारा पहला था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो होता है जब हम फूड को इनटेक करते हैं या टेकिंग इन फूड करते हैं, तो उससे जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, फिर हमारी जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स, जो सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको हम पूरा करते हैं न्यूट्रिशन की मदद से। तो हमारा जो पहला पोर्शन है इसका न्यूट्रिशन का, हमारा बड़ा पोर्शन, हमारे बेसिक्स कवर हो गए कि क्राइटेरिया क्या होता है, डिफ्यूजन क्यों ये ज़रूरी है सिंगल सेल के लिए और मल्टी सेलुलर के लिए क्यों इनसफिशिएंट है डिफ्यूजन मटेरियल्स को मूवमेंट के लिए। और हमने पढ़ा कि क्राइटेरिया क्या है लिविंग और नॉन लिविंग का, या लाइव या डेड का क्राइटेरिया क्या होता है। और बाकी पढ़े हमने लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, एसेसरी कौन से होते हैं, नेसेसरी कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इस क्लास में पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आई होंगी।
और मैंने जो क्वेश्चन दिया है कि सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट कौन सा यूज़फुल है और रीजंस के साथ मुझे कमेंट में बताना ज़रूरी, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई कितनी समझ नहीं आई। तो अगर कहीं पे कोई भी डाउट आया तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कौन सा डाउट कौन सा पोर्शन आपको समझ नहीं आया, तो मैं कल उसको आपको रिप्लाई दिया जाएगा या छोटा सा वीडियो उस पर भी डाला जाएगा, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे डाला जाएगा और अगली क्लास में भी मैं वो कर दूंगा। और अगर मतलब आपको कोई डाउट आया किसी चीज़ का, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी डाल दूंगा उस पोर्शन का। जैसे कि आपको समझ नहीं आया कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, तो वो अगर समझ नहीं आया आपको तो ऑटोट्रॉपिक में ही मैं 5-6 मिनट का वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो अच्छे से अब जो होमवर्क क्या रहेगा आज का, होमवर्क रहेगा कि रिवाइज एक तो रिवाइज करना है, एक जो क्वेश्चन दिया है मैंने उसका आंसर देना है कमेंट में, और अगली क्लास के लिए पढ़ के आना है, थोड़ा सा पढ़ के आना है, एनसीईआरटी को देख लेना है। जितना हमने पढ़ा न्यूट्रिशन का पूरा हिस्सा जो है हमने पढ़ दिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ हमने छोड़ी है। न्यूट्रिशन का पूरा हमने पढ़ दिया, हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है। तो एनसीईआरटी भी रीड करके आना, एनसीईआरटी ज़रूरी रीड करनी है, ऐसे आदत भी हो जाएगी आगे के लिए। और यहाँ पे कुछ जो चीज़ें नहीं समझ आई होंगी वो वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी, अगर नहीं भी होती है वहाँ से भी क्लियर। तो अब जो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी मक्खन की तरह लगेगी आपको, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने आएगी, क्योंकि आपके जो सारे कंसेप्ट हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आएगी तो कमेंट में बता देना वो डाउट, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक टॉपिक के लिए एक वीडियो डाल दूँगा। तो रिवाइज करना है, क्वेश्चन वो जो मैंने दिया है उसका कमेंट में आंसर देना है, और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करनी है, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, रिवाइज करना है, क्लास के बाद पढ़ना है। और जब आप दूसरी क्लास में आओगे तो वहाँ पे मैं पहले जो है क्वेश्चन पूछूंगा पीछे वाली क्लास का, उसके मुझे आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में दे देना। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जल्द ही अपडेट मिले कि कौन सी वीडियो आ गई, कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन से वीडियो का कौन से चैप्टर का कौन सा वीडियो आ रहा है। तो आपको बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना है, तो सारी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट होगी किसी भी चीज़ की, एग्ज़ाम की हो कोई भी हो, तो मैं आप तक वो पहुंचाऊंगा। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सपोर्ट करें हमें ताकि हम आगे आगे बढ़ पाए। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन इन क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपको समझ आ गया हो तो थैंक यू लिख देना कमेंट में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।